मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहाँ भी हैं आप स्वस्थ हैं और खूब मन से पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो मेरा सपना पूरा होगा, आपके माता पिता का सपना पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा, है ना। तो चलिए, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो लास्ट वीडियो बना रहे थे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद हम लोग नागरिकता पढ़े और अब हम लोग अगला भाग में आते हैं। भाग 3 जो है हम लोग का क्या है, मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार की चर्चा सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। क्लियर है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कि मौलिक अधिकार की चर्चा, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा किस भाग में, 3 में, कितने अनुच्छेदों में है, 12 से लेकर 35 अनुच्छेदों में। ध्यान दीजिए, जब भी ये शब्द मौलिक अधिकार आता है तो साथ में एक शब्द और आता है, मानव अधिकार। जो पहले ही बताया, मेरा उद्देश्य तथ्य रटाना नहीं, समझाकर पढ़ाना है और गारंटी देते हैं इस टॉपिक को, इससे पहले जो भी टॉपिक पढ़े होंगे आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा और सवाल भी सरलता से बन रहा होगा। रट्टा मारने में जितना टाइम देते हैं ना, उससे कम समय में उससे गारंटेड इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जब मौलिक और मानव, मौलिक अधिकार और मानव अधिकार, ध्यान दीजिएगा, जो मौलिक अधिकार होता है ना उसका संबंध कानून से होता है, जबकि मानव अधिकार का जो संबंध होता है ना उसका नैसर्गिक होता है। ये मतलब हम मनुष्य के रूप में पैदा लिए, हम मनुष्य के रूप में पैदा लिए, हम लोग को ये अधिकार मिल जाएगा, चाहे हम किसी देश में पैदा लिए हों। लेकिन उस देश के संविधान के द्वारा जब अपने देश के लोगों को एकदम विधिवत रूप से कुछ अधिकार दिए जाते हैं, वो मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकार का दायरा अगर देखा जाए तो ये क्या है, छोटा है, मतलब देश तक ही सीमित है। लेकिन मानव अधिकार का दायरा क्या, वैश्विक है, पूरे विश्व में ये लागू होता है। लेकिन जो मानव अधिकार होता है ये कम होता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, मिनिमम, और ये किसी देश के द्वारा क्या है, मैक्सिमम दिया जाता है कि नहीं है। इसके पीछे जो होती है कानूनी बाध्यता होती है, ये जो होता है नैसर्गिक होता है ना। ये जो होता है ना मौलिक अधिकार जो होता है, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उस देश के लोग जब उस देश के विकास में योगदान देंगे तो देश को जो अतिरिक्त आय मिलेगा, उसी आय को अधिकार के रूप में, सुविधा को अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में दिया जाएगा। लेकिन मानव अधिकार के साथ ऐसा कोई बात नजर नहीं आता है। तो ओवरऑल इतना आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, मानव अधिकार मानव के रूप में, जबकि मौलिक अधिकार किस देश के नागरिक के रूप में मिलेगा। मानव अधिकार के पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी बाध्यता रहती है। मानव अधिकार बहुत विस्तृत एरिया में, पूरे विश्व में लागू होता है, जबकि मौलिक अधिकार उस देश तक सीमित होता है। मौलिक अधिकार ज्यादा है, मानव अधिकार कम है कि नहीं। चलिए, इस बात का आप अध्ययन कर लिए तो कोई कंफ्यूजन हम लोग को नहीं रह गया मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि मौलिक अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार क्यों, क्या है या क्यों, ये दो सवाल को आप जानिएगा, समझिएगा, तब आपको मौलिक अधिकार ज्यादा समझ में आएगा। तो हम कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार अगर मान लिया गया हमें अपने पसंद के पढ़ाई नहीं करने दिया जाए, अपने पसंद का वस्त्र नहीं पहनने दिया जाए, अपने पसंद की जगह पर घूमने नहीं दिया जाए, हम अपनी मन की बात को रख नहीं सकेंगे, तो हमारा जो नेचर होगा वो कुंठाग्रसित हो जाएगा, अवसाद ग्रसित हो जाएगा, हमारा विकास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के शारीरिक, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक, मानसिक, है ना, नैतिक, मतलब ओवरऑल सर्वांगीण, सभी तरह के विकास के लिए जरूरी होता है। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, और जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा तो उससे फायदा किसको होगा, देश को ही ना होगा। तो मौलिक अधिकार अगर जो देश जितना ज्यादा देगा, ध्यान रखिएगा, उस देश के लोगों को उतना ही ज्यादा छूट होगा, उतना ही ज्यादा अपनी इच्छा के अनुसार वो जीवन जी पाएगा। इसलिए मौलिक अधिकार जरूरी होता है। लेकिन अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें, विश्व में देखें, तो जो भी साम्यवादी प्रकार का देश है वो मौलिक अधिकार को नहीं मानता है। जैसे रूस, वो मौलिक कर्तव्य पर ज्यादा बल देता है। वही जो पूंजीवादी देश होता है वो मौलिक अधिकार पर ज्यादा बल देता है ना, क्योंकि पूंजीवाद का आधार होता है व्यक्तिवाद,
व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार। लेकिन समाजवाद, साम्यवाद का आधार पूरा समाज होता है, इसलिए उस देश में कर्तव्य पर ज्यादा बल। आप भी एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में आपके गार्जियन क्या कहते होंगे? तुम्हारा कर्तव्य है। और जब आप गुस्साते होइएगा और एक सदस्य के रूप में, परिवार के व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत होते हुएगा, तो क्या कहते हुएगा? हमरो हक बा, मने अधिकार का दावा ठोक दीजिएगा, करते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा व्यक्तिवादी विचारधारा वाले देश में मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि समाजवादी विचारधारा वाले देश में मौलिक कर्तव्य। और चूंकि हमारा देश दोनों प्रकार के लक्षणों से भरा हुआ है, इसीलिए हमारे देश के संविधान में ये दोनों प्रकार यानी मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग कि अगर मौलिक अधिकार, ठीक है, का दायरा बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात यह देखिए कि सबसे पहले राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ये जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, ये किसके विरुद्ध मिला हुआ है? राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है कि राज्य जो है कोई ऐसा काम नहीं करेगा। यहाँ पे पूरा निगेटिव बात आपको केवल मिलेगा, नकारात्मक। राज्य को रोका गया है कि राज्य ऐसा न हो कि अपने ज्यादा शक्ति बल का प्रयोग करके हमारे कुछ अधिकारों को छीन ले, जिससे हमारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाए। ठीक है ना? इसीलिए इसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसी भी देश के संविधान या कानून के द्वारा जब उस देश के लोगों को कुछ अधिकार दिया जाता है ना, तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है? उपनाम मैग्ना कार्टा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये मैग्ना कार्टा क्या है? तो ध्यान दीजिए, मैग्ना कार्टा सबसे पहले ब्रिटिश सम्राट के द्वारा अपने देश के लोगों को कुछ अधिकार जो दिया गया था ना, उसी को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। उसके बाद से विश्व के जिन जिन देशों ने अपने देश के लोगों को ये इस तरह का कोई अधिकार दिया, तो वह अधिकार उस देश के लिए मैग्ना कार्टा हो गया, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में जो है 15 जून 1215 ईस्वी को वहां के सम्राट जॉन प्रथम, वीवीआई है, ध्यान में रखिएगा, जॉन प्रथम ने अपने देश के लोगों को जो अधिकार दिया ना, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। ओरिजिनल मैग्ना कार्टा वही है। इसलिए जब जब कोई देश अपने देश के लोगों को जब अधिकार देता है ना, तो उसको कह दिया जाता है कि वो उस देश का मैग्ना कार्टा है। तो पूछेगा सवाल, भारत का मैग्ना कार्टा क्या है? तो मौलिक अधिकार है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और यह जो मौलिक अधिकार है वो एक्चुअली अमेरिकी संविधान, पहले बोल दिया पूंजीवादी देश, रूस तो हो ही नहीं सकता है ना, रटा नहीं मानी है, समझने का कोशिश कीजिए। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया होगा? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीवाद का सबसे बड़ा रक्षक देश है ना, लिया गया। अब इसमें से 12-13 जो अनुच्छेद है वह अधिकार नहीं है। खूब ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, यानी क्या है पढ़ने का तरीका भाई? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 स्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। हो गया, खत्म, सिलेबस खत्म। ऐसे नहीं समझना चाहिए क्या है। देखिएगा कितना सवाल आपका जो अब तक नहीं बन रहा था, सब सवाल बनेगा। तो 12 और 13 जो है एक तरह से 14 से लेकर के जो 32 अनुच्छेद ये अधिकार है, 14 से लेकर के 32 तक जो अनुच्छेद है वो अधिकार है, जबकि 12 और 13 एक प्रकार से निर्देश है। इस 14 से लेकर 32 तक जो अधिकार दिया गया है ना, वो किसके विरुद्ध दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उसका एक तरह से इस 12-13 में चर्चा है ना। हम लोग का में अधिकार, भोगने वाला अधिकार 14 से शुरू होता है, 12-13 से नहीं होता है, बल्कि 12-13 एक तरह से नियम है, एक तरह से मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने का एक बाउंड्री लाइन है कि नहीं है?
क्यों फिर कह रहे हैं मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिया गया है? राज्य के विरुद्ध दिया गया है। और कुछ तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी है, जैसे छुआछूत का अंत होना चाहिए, है ना। तो ये एक राज्य के साथ साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी होता है कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी के इस अधिकार का हनन ना करे। तो सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार का वर्गीकरण करने से भी पहले अनुच्छेद हम लोग 12 और 13 का अध्ययन करेंगे, जो ना तो कोई पढ़ता है और ना ही कोई पढ़ाता है, लेकिन परीक्षा में कभी कभार ही सही सवाल जरूर आता है। तो पढ़ने में क्या जाता है, एक बार सुनिए तो कितना भारी है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य क्या है की चर्चा की गई है, यानी कि परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया? राज्य को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध मिला हुआ है? तो राज्य के विरुद्ध मिला हुआ। तो सबसे पहले तो इतना बताइए एक राज्य क्या है, कब नहीं जाना जाए। यहां ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा है वो सामान्य अर्थ में जो राज्य की परिभाषा उससे बिल्कुल अलग है। जब तक आपसे अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य का परिभाषा नहीं पूछा जाए तब तक आप इस सवाल का जवाब इस रूप में नहीं दीजिएगा। सामान्य जैसे जनरल पूछा जाए राज्य क्या है, तो कई एक निश्चित भूभाग है, उसमें कुछ लोगों का निवास है, उस निवास को कंट्रोल करने के लिए सरकार है और सरकार संप्रभु है, तो वो राज्य अलग हो गया, वो पूरे विश्व के लिए लागू होता है। लेकिन यहाँ जो राज्य का परिभाषा है काफी विस्तृत है, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन कोई भी कर सकता है। आप जहां काम करते हैं वो संस्था कर सकता है, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का मुखिया कर सकता है, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का सरकार कर सकता है, आप जिस देश में है उस देश का सरकार संसद कर सकता है। इसलिए सबसे बचाया गया है, सबसे सुरक्षित किया गया है। क्लियर है ना। तो इसमें राज्य का क्या परिभाषा है देखते हैं। तो फिर कह रहे हैं ऊपर लेवल से शुरू करके एकदम ग्राउंड लेवल पे आ जाना है। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित करते हुए यह बताया गया है कि भारत सरकार और संसद, माने इधर कार्यपालिका का नाम लिख दीजिएगा, इधर व्यवस्थापिका का नाम लिख दीजिएगा, देखिएगा सब याद हो जाएगा। भारत सरकार और संसद, उसके बाद प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। राज्य स्तर पर संसद क्या कहलाता है? विधानमंडल, ठीक है ना। उसके बाद कहिएगा जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सब राज्य हैं। उसके बाद अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण मतलब जहां आप काम कर रहे हैं, यानी कोई संस्था, जैसे सेल, भेल, बिल्कुल कंपनी का नाम है, LIC, रिलायंस, सब ये मन कर रखती थी, है ना। तो इस तरीके से अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित करते हुए यह बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, है ना, स्थानीय प्राधिकारी इसको बोलते हैं, स्थानीय लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी, स्थानीय, है ना, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, और अन्य प्राधिकरण जैसे सेल, भेल, गेल, LIC आदि। इस तरीके से अनुच्छेद 12। कौन भारी बात है? अनुच्छेद 12 क्या है? तो इसमें आपको एक सब जरूर ध्यान में रखना है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 13 में, ठीक है। अनुच्छेद 13 ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो 13 है उसमें लिखा हुआ है मूल अधिकारों से असंगत विधियों का शून्य होना। ध्यान दीजिए, मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को किसी कीमत पे नहीं छीना जा सकता है। किसी परंपरा के नाम पर, प्रथा के नाम पर कोई नया कानून बना करके मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। इसका ही जिक्र अनुच्छेद 13 में किया गया है। क्या बताया गया है? ध्यान दीजिएगा कि मान लिया गया हमारे देश में कोई ऐसी पहले से चली आ रही प्रथा है, कोई परंपरा है, कोई व्यवस्था है, कोई नियम है ना, कुछ भी, अगर वह मान लीजिए हमारा मौलिक अधिकार है, अगर कोई परंपरा, व्यवस्था, नियम हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगी, मतलब हमारे मौलिक अधिकार को या तो कम करेगी ना तो पूरे छीन लेगी, तो वह नियम खत्म हो जाएगा, मौलिक अधिकार खत्म नहीं होगा। मौलिक अधिकार का ये लाइन है, लाइन था, लाइन रहेगा। अगर कोई नियम बनाते हैं और वो हमारे मौलिक अधिकार को क्रॉस करता है, उतना दूर नियम फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मूल अधिकारों से असंगत
असंगत, मूल अधिकारों से अलग कोई भी नियम, कानून, व्यवस्था, प्रथा, परंपरा, रूढ़िया, व्यवस्था, कुछ भी आदेश निर्देश अगर जारी किए जा रहे हैं तो वो उस मात्रा तक शून्य होंगे जहां तक वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे या छीन रहे होंगे। तो ये बात अनुच्छेद 13(1) में, साथ में 13(2) में इसी बात को आपको कहा गया है, लेकिन फ्यूचर में कहा गया है कि साथ ही सरकार कोई ऐसा नियम आदेश नहीं निर्गत करेगा, साथ ही समाज कोई ऐसा प्रथा परंपरा का विकास नहीं करेगा जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करती हो या छीनती हो। क्लियर हो गया? तो अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत, तब समझ में आ रहा होगा, माने जहां मूल अधिकार मैच नहीं कर रहा है, असंगत विधि शून्य हो जाएगी। मूल अधिकार के विरुद्ध में कोई नियम, कानून, प्रथा यदि बनाया जाता है तो क्या हो जाता है? वो समाप्त होगा, मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होगा। तो आपको ये दोनों अनुच्छेद देखने के बाद लग गया होगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसके सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, बचाव के लिए अनुच्छेद 12-13 का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए आजकल इससे भी सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग मेनली मौलिक अधिकार पर। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार 14 से लेकर के 32 तक में है, मौलिक अधिकार जो भोगने वाला है, फिर कह रहे हैं ध्यान दीजिए, भोगने वाला मौलिक अधिकार 14 से लेकर के कितना में है? 32 तक में है। उसको हम लोग वर्गीकरण करेंगे, यानी मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण करते हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर कह रहे हैं मूल संविधान। जब भी मूल संविधान शब्द है तो क्या समझना है? 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में कितने प्रकार? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है ना? मौलिक अधिकार थे, कौन कौन थे? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समता का अधिकार। इसको भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में पूछता है कितने से कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में इस अधिकार का वर्णन है, समता का अधिकार। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। तीसरे प्रकार में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है ना? तो चौथे प्रकार का अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में है। जो पांचवें प्रकार का अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। जो छठा प्रकार का अधिकार था वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसका चर्चा था अनुच्छेद 31 में। और जो सातवां प्रकार का अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 32 में। तो मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 प्रकार के। कौन कौन? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। वर्तमान में जब पूछे परीक्षा में तो कितने प्रकार के? तो वर्तमान में 6 प्रकार जवाब देना है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो छठा प्रकार है उसको जो है यहां से हटा दिया गया है। कहां? किस संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखकर उसको एक मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको भी अगर कहें तो रट्टा नहीं मारिएगा। ध्यान दीजिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया था संविधान सभा, और संविधान सभा मेनली कांग्रेसी लोग उसमें ज्यादा थे। तो जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना ना, जनता पार्टी का मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उन्होंने इस कमी को दूर किया और उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह भी परीक्षा में सवाल पूछता है कि संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के शासनकाल में संविधान से अलग हटाया गया था। अब यहां ध्यान दीजिएगा,
कि जब अनुच्छेद 31 को खत्म कर दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा उसका मेटेरियल खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 31 आज भी है। अगर मान लिया अनुच्छेद 31 खत्म कर दिया जाए तो ये बताइए 32 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 33 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जे रटा मर रही तो सब कोई, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो कोई भी अगर अधिकार या कोई भी अनुच्छेद का मेटेरियल हटता है, अनुच्छेद नहीं हटता है, आज भी अनुच्छेद 31 है और वहां पे लिखा हुआ है निरसित, क्या लिखा मिलेगा, निरसित लिखा मिलेगा। ऐसा नहीं है 32 31 हो गया, इस तरह से कभी दिमाग में मत रखिएगा, यही समझ के पढ़ने में फायदा होता है। मान लिया कि आपसे कोई पूछ दिया अनुच्छेद 31 हट गया तो 31 अनुच्छेद है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उसका मैटर गायब हो चुका है। उसमें क्या लिखा हुआ है, निरसित। क्लियर है? तो चलिए, तो इस तरह से वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए। इसमें से एगो आप इसमें से संपत्ति के अधिकार को क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा, बाकी सेम रह जाएगा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसी में से एक एक को उठाएंगे और उसका पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कहते हैं ना, फिर एक बार पढ़िए, वीडियो पूरा देखिए और ना मजा आए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमको मजा नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं हो रहा है। हम जरूर कोई और उपाय करेंगे और हमारे लिए संभव हो पाया तो, लेकिन पहले बार प्रयास तो आप कीजिए। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं समता का अधिकार। इसका वर्णन कितने अनुच्छेदों में है, 14 से लेकर के 18 तक में। ध्यान दीजिए, मुख्य परीक्षा का भी ये सवाल है, समता के अधिकार पर टिप्पणी करें। या अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 से कैसे संबंधित है, इस तरीका का भी सवाल आता है। तो मेरे पढ़ाई को ऊपरी ऊपरी नहीं लीजिए, गहराई से समझने का कोशिश कीजिए। हर सवाल का जवाब है, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो। ध्यान दीजिए, समता का अधिकार हम कह रहे हैं, फिर 14 में है, 15 में है, 16 में है, 17 में है और 18 में है। लेकिन अनुच्छेद 14 जो है ये 15, 16, 17 और 18 से भिन्न है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 जो है नियम है और 15, 16, 17, 18 उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अनुच्छेद 14 मेन है। अगर 15, 16, 17 हटा भी दिया जाता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 14 हटा दिया जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 14 नियम है। जैसे मैंने कहा कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अब विधि के समक्ष समानता हम बोल दिया, 15 पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहीं किया गया तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 में कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। जैसे अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। जैसे 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए, नहीं होगी तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ। तो अनुच्छेद 14 एक प्रकार से समझिए, अनुच्छेद 14 जो है वो पटरी है जिस पर 15, 16, 17, 18 नामक ट्रेन दौड़ती है। 15, 16, 17 अगर पटरिये हटा दीजिएगा तो ट्रेन दौड़ेगा कहां? हम फिर कह रहे हैं 14 नियम है, 15, 16, 17, 18 एग्जाम्पल है। 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। अब 15 क्या कहा, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किया गया तो क्या हो गया? तो 14 का भी तो उल्लंघन हो गया ना, हुआ कि नहीं? 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, एग्जाम्पल लग रहा है कि नहीं? 17 छुआछूत काउंट होना चाहिए, अनावल तक आओ तो 14 असमानता हो गया, सबके साथ कानून के समक्ष समान नहीं हो पाया। 18 उपाधियों काउंट होना चाहिए, अनावल तक आओ, 14 का उल्लंघन हो गया। तो 14 नियम है, 15, 16, 17, 18 उसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 14 का अध्ययन करते हैं कि नियम में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 14 एक शब्द हेडिंग के रूप में दे दे तो लिखा हुआ है ऊपर में, विधि के समक्ष समता या समानता। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं, आपका 10% भी तैयारी नहीं हुआ। विधि के समक्ष समता, अगर इसका विस्तार हम लोग देखें तो लिखा हुआ है क्या कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या
विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण दो वाक्य है। यही परीक्षा में कभी हई पूछता है, कभी हई पूछता है। हम लोग खाली हई समझ के चल दिए हैं, कैसे हो गए? ध्यान दीजिए फिर से एक बार। अनुच्छेद 14 ठीक है, हेडिंग है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, लेकिन जब उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब अब समझिए, यहाँ दो पद हो गए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यह जो पद है यह मेनली ब्रिटेन से लिया गया है, सबसे पहला अंतर देखिए, और यह जो है अमेरिका से लिया गया है। अब परीक्षा में सवाल पूछा विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया, आप जवाब दे दीजिएगा ब्रिटेन। गलत होगा कि नहीं होगा? विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, जबकि विधि के समक्ष समता जो है कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान दीजिए, ये जो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है ये नकारात्मक है, जबकि यह जो है सकारात्मक है, पॉजिटिव है। कैसे निगेटिव और पॉजिटिव है इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए, यह जो है ना अंधा कानून है। अंधा कानून का मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कानून आंख बंद के खड़ा है, सामने मुंह नहीं देख रहा है, उसका पद नहीं देख रहा है, वो सिर्फ इतना ही जानता है कि उस व्यक्ति ने क्या गुनाह किया, कान खुला हुआ सुनाई दिया, और उसके लिए जो सजा है वो सजा दे देगा। मतलब बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या गांव का किसान हो, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के पीएम हो या हमनी के गांव के कोई नरेंद्र हो। और अनुच्छेद 14 के इस वाक्य को लें तो वह कहता है किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो सिद्धांत है यह एवी डाइसी की एक पुस्तक है, एवी डाइसी, डाइसी याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, उसी पे आधारित है। ब्रिटिश विद्वान का नाम है ये एवी डाइसी। एकदम देश का प्रधानमंत्री हो, गांव का किसान हो, कोई गरीब हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। थोड़ा देर के लिए आपको लग रहा है बेटर सर, सबसे बढ़िया यही है, लेकिन थोड़ी देर और मेरा लेक्चर सुनिए, आपका सोच बदल जाएगा। ये कहता है कि ना हम भेदभाव परम, मतलब ये भेदभाव को मानता है। यह कहता है कि समानों के साथ एक समान व्यवहार कीजिए, समानों के साथ एक समान, असमानों के साथ एक समान व्यवहार कीजिए। मतलब यह कहता है कि आप भेदभाव कीजिए लेकिन तार्किक आधार पर करिए। ये भेदभाव को मानता है, कहता है कि एक ही तराजू में सोना के या लोहा के कैसे तोला जा सकता है। अरे बात समझ आ रहा है ना? ये कहता है ना तौले के बाद एक ही तराजू नहीं, सोना तौलो चाहे आलू तौलो। आई कहता ना सोना तौले के बाद अलग तराजू ले आओ, लोहा तौले के बाद अलग तराजू ले आओ। अनाथ समानता के व्यवहार कर बताइए तो मुकेश अंबानी कह सकता है कि ना हम उतने टैक्स देंगे गांव के किसान देवेगा, तब का हाल हो जाएगा। तो जरूरी है भेदभाव, भेदभाव जरूरी है, वरना अगर भेदभाव नहीं किया जाता तो फिर आरक्षण कैसे दिया जाएगा, फिर महिलाओं के साथ अलग तरह का व्यवहार कैसे किया जाएगा, वृद्ध के साथ कैसे, बच्चों के साथ कैसे किया जाएगा, अपंगों के साथ कैसे किया जाएगा। जब सबको आप इक्वलिटी बिफोर लॉ की नजर से आप देखेंगे तो भेदभाव कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। नहीं कर पाइएगा तो उस देश में कभी भी न्याय स्थापित होगा? नहीं होगा। न्याय करने के लिए भेदभाव करना पड़ता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग को इस तरह का बात समझना जरूरी है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको हम समझा देते हैं। मेरे एक कपड़े का दुकान है, भाई जी बैठते हैं उस पर, ध्यान दीजिएगा। एक बार की बात है जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो हम छठ के टाइम होता है, दुकान खूब चलता है, तो उस टाइम हम आ जाते थे घर पे और दुकान में जाकर थोड़ा हेल्प करते थे, हेल्प क्या पैसा गिनने वाला काम करते थे, ठीक है। तो एक बार देख रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत एक बूढ़ी औरत जो थी वो एक महिला के साथ, उसके साथ एक महिला भी थी, उसके साथ आ रही थी, लेकिन दोनों के चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, ठीक है। जो बूढ़ी औरत थी वो दुकान के जस्ट माने उस छोर पे, बाहरी छोर पे मेरे पिताजी बैठे थे, तो वहां पे वो जाके बैठ गई। आज जो उसके साथ एक जवान औरत थी,
है ना, पहले शायद बेटी थी या पतोहू थी, मुझे उस समय पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला पतोहू थी। वो आके थोड़ा दुकान के अंदरूनी हिस्सा में बैठ गई। अब हुआ क्या, थोड़ा देर बैठे बैठे उसका तो बूढ़ी औरत मेरे पिताजी से जान पहचान पहले से था, तो वो बोल रही है का बताई अपना ही कि कहता का हमरा 2000 के साड़ी चाहिए, हमरा तो 3 गो पतो बा, हम अन्याय कैसे करी, हम तो तीनों गोड़ा लेके सामान किने, उतना तो पैसा बाना, तो हम कहनी एक रखे कि चल तीनों गोड़ा के एक खानी साड़ी खरीद देता नहीं, तो वही लोग मुंह फुले ले बा, खिसिया गइल बा। मेरे पिताजी क्या बोले सुनिएगा कि हाँ हाँ हमनी के एकदम न्याय करे के बा, जो कितना दिन के जिंदगी है बा, फिर 3 गो पतोहू बा, तीनों के एक नजर से देखल जाओ। अब यह बात जैसे मेरे पिताजी के मुंह से निकला, वो बेचारी जो पतोहू औरत थी उसका मुंह और सूख गया, आज जो बूढ़ी औरत थी उसका सीधा और चौड़ा हो गया कि देख भाई हम न्याय के पुजारी, है ना। अब वो खूब लगे और चिल्ला चिल्ला के बोलने हमारे से अन्याय ना हुई, हमारे से हुई हमारे से अन्याय ना हुई। आज इशारा करते करते मेरे तरफ देख ली, बोल दी का बउआ बताइए हम गलत बनी का, तो हमने कह दिया हाँ बिल्कुल गलत है। अब ले दुकान में सन्नाटा का है, हम बोले कौन बात हुआ, उतना देर में हम पता कर लिए थे मेरे स्टाफ लोग से, तो पता चला था कि आज जो पतोहू है वो बेचारी टीचर है, इनकी बाकी जो 2 गो पतोहू है वो हाउसवाइफ के माने घर में रहती है, तो इनको तो बाहर भीतर जाना आना पड़ता है, तो इनको तो अच्छे साड़ी की जरूरत है। तो हमने ये बात बूढ़ी औरत से कह दिया कि भाई वो टीचर है तो इनको आप अच्छा साड़ी नहीं दीजिएगा, जो चूल्हा चौका करता वैसे ही साड़ी पहने, इनको भी घर में रखना है, ये कमा के लाती हैं बाहर भीतर घूमती हैं, तो इनका तो हक बनता है। अब इस पर बूढ़ी औरत हम पर तमतमा गई, लेकिन वो बेचारी पतोहू हमको तो ऐसे देखी जैसे लगा कि उनके लिए कोई भगवान आ गया हो, है ना। तो तुरंत तो बूढ़ी औरत को ये कहा बउआ तो और घर ना चली तो ध्यान दीजिएगा। अब आप खुद बताइए, जो मेरे पिताजी ने कहा कि हम लोग को आंख बंद करके विश्वास करना है, वहां आंख बंद करके विश्वास करने वाला बात ये था। हम जो बात बोले ये बात बोले कि नहीं भेदभाव कीजिए, लेकिन आधार तार्किक हो। तीनों अगर हाउसवाइफ होती, तीनों घर में रहती, तो तीनों के लिए बिल्कुल एक दाम का साड़ी खरीद सकते थे, लेकिन एक उसमें से टीचर है, घर से बाहर जाती हैं, उनके लिए बढ़िया साड़ी की जरूरत है कि नहीं है, उसके साथ भेदभाव करना जरूरी है कि नहीं, तो भेदभाव कीजिए लेकिन आधार तार्किक हो। जैसे एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे महिलाओं के साथ व्यवहार करना है कुछ अलग पुरुषों से, तो सब महिलाओं के साथ कीजिए। अगर महिलाओं में भी कुछ और भेदभाव करना है तो उसको भी कोई आधार दीजिए, जैसे कह दीजिए अनुसूचित जाति की महिलाएं। अब अनुसूचित जाति की महिला जब आप बोल दिए तो सामान्य महिला से अलग भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति की महिला में आपस में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यह भी कहता है भेदभाव कीजिए लेकिन कोई तार्किक आधार बनाकर कीजिए। और तो आप लोगों को अब अनुच्छेद 14 समझ में आ रहा होगा कि अनुच्छेद 14 नियम है, इसमें कहा गया विधि के समक्ष समता। क्या कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें से जो विधि के समक्ष समता है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। यह जो है यह जो है सकारात्मक है, यह एक प्रकार से अंधा कानून है। क्यों? क्योंकि यह भेदभाव किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करता है, जबकि यह बिल्कुल भेदभाव को मानता है, लेकिन आधार तार्किक होना चाहिए। यह जो संकल्पना है यह एविडाइसी के रूल ऑफ लॉ पर आधारित है। अब आप लोग बताइए आप लोग किधर हैं, इधर हैं या इधर हैं, कमेंट करके। विधि के समक्ष समता ज्यादा सही है या विधियों का समान संरक्षण? लेकिन यह ध्यान रखना है भारत में दोनों है, अनुच्छेद 14 में दोनों का जिक्र कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, प्लीज कमेंट करने में क्या जा रहा है। एक वीडियो देख लिए कमेंट छोटा सा कर दीजिए, ताकि उस कमेंट को पढ़ के हमको भी प्रेरणा मिले और हम भी और अच्छे तरीका से, हमें लगे कि मेरे विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है तो हम और मन से पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।